देखा जाए। चलो फिर आ जाओ। रेडी? तो चलिए अब पढ़ते हैं म्यूटेशन की बात कर लेते हैं। म्यूटेशन हाँ। लेंस धुंधला है क्या? पता नहीं क्या है। तरीके लेंस तो क्या तुम लोग धूल लगा रहे थे क्या उसमें? हैं? अच्छा ठीक है, जब तक आप लोग हेडिंग डालो म्यूटेशन। म्यूटेशन हेडिंग डालो, फिर बात करते हैं। म्यूटेशन हेडिंग डालो, फिर बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग पड़ गई म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन क्या है आगे वो बात करते हैं। भाई सुनो, जब तक बाकी ऑनलाइन वालों भी अभी कुछ नहीं लिख रहा हो जब तक कैमरा नहीं साफ हो रहा है। म्यूटेशन शब्द दिया था ऑयनोथ है। किसने दिया था म्यूटेशन शब्द? ह्यूगो डी वरीज ने। किस पर काम किया था उन्होंने? किस पर काम किया था? ऑयनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट में, जो कि जिसका कॉमन नेम है विंटर इवनिंग प्राइमरोज प्लांट। पहली बार बच के रहना, नहीं फूटेगा सर। हाँ चलो, अभी कुछ नहीं दिख रहा है उधर। हाँ ठीक है, किनारे हो जाना। हाँ हाँ, बस 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 बस। हाँ अब ठीक है, सेट करो जरा। एक सेकंड थोड़ा, अब करो जरा इसको। हाँ बस बस, अब ठीक है ना? ठीक है चलो। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। एक सेकंड रुकना भाई, ये थोड़ा सा
थोड़ा सा उठेगा, उसको थोड़ा सा टर्न करना, जरा टर्न होगा क्या ऐसे? तो राउंड होगा क्या ये? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। म्यूटेशन शब्द ह्यूगो डी वरीज ने दिया था, और दूसरा म्यूटेशन को स्टडी किया था उन्होंने किस पर? ओइनोथेरा लैमार्किया प्लांट में, जो कि विंटर इवनिंग प्राइमरोज प्लांट है। दूसरा, कोई बोले जीन म्यूटेशन किसने पहली बार देखा? तो जीन म्यूटेशन देखा था पहली बार सेठ राइट ने। क्या देखा था? शॉर्ट लेग्ड एनकन शीप, एक भेड़ थी जिसके पैर छोटे थे, शॉर्ट लेग्ड एनकन शीप, एनकन नाम था शीप का, एनकन शीप। तो जीन म्यूटेशन पहली बार उस शीप में देखा था, और म्यूटेशन कारण उसमें हो क्या गया था? उसके पैर छोटे थे। क्लियर है? म्यूटेशन होता क्या है? एनसीईआरटी कहती है अल्टरेशन इन डीएनए, मतलब डीएनए में चेंज। मैं अपनी तरफ से डिफाइन करता हूं, रैंडम, रेयर, सडन, अनप्रिडिक्टेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। रैंडम, रेयर, सडन, अनप्रिडिक्टेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए पर चेंज होगा, जिसके कारण क्या होगा? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा। जीनोटाइप चेंज हो जाएगा मतलब जेनेटिक कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, और फिनोटाइप मतलब अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। देखो, वेरिएशन की कई वजह है, जिसमें से वेरिएशन की एक वजह है क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, और दूसरी वजह है म्यूटेशन। एनसीईआरटी लिखती है इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिना that lead to variation। वेरिएशन की एक वजह कौन सी है? क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन, और दूसरी वजह क्या होगी? म्यूटेशन। और म्यूटेशन तो बल्कि जल्दी वेरिएशन लाएगा। दूसरा, म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 लाख में से किसी एक को म्यूटेशन होता है, 1 in 1 lakh। 1 in 1 lakh को अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो क्या लिखोगे? 1 into 10⁻⁵। सही है? म्यूटेशन में भी हार्मफुल और यूजफुल दोनों हो सकता है। मोस्टली हार्मफुल होगा एंड रेयरली लीथल होगा। लीथल मतलब डेथ भी कॉज कर सकता है। म्यूटेशन डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी होता है, लेकिन मोस्टली रेसेसिव होगा। ये डोमिनेंट और रेसेसिव वाली सुना था आपने जब जेनेटिक्स कभी पढ़ी थी 9th-10th में? तो याद है जब ऐसा होता था कोई, तो डोमिनेंट एलील का असर दिखता था, रेसेसिव का असर नहीं दिखता था। तो मैं बोल रहा हूं रेसेसिव म्यूटेशन ज्यादा समय तक पॉपुलेशन में बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, 2 केस बता रहा हूं। मान लो नॉर्मल इंसान ऐसा है, रेसेसिव एलील, ये नॉर्मल इंसान है, इसमें हो जाए डोमिनेंट म्यूटेशन। क्या हो जाए? डोमिनेंट म्यूटेशन। तो ये वाला एलील नॉर्मल रहने के लिए क्या चाहिए? स्मॉल ए स्मॉल ए।
लेकिन अगर डोमिनेंट म्यूटेशन हो गया तो ये तो ऐसे हो गया, एक एलील डोमिनेंट एलील आ गया और ये बीमारी का एलील है, म्यूटेशन का एलील है, तो इसका असर तो तुरंत दिखेगा। और अगर दोनों कैपिटल ए हो गए तो भी असर तुरंत दिखेगा। मतलब अगर डोमिनेंट म्यूटेशन है, नॉर्मल ये है, डोमिनेंट म्यूटेशन है, तो ये भी बीमार हो जाएगा म्यूटेशन के कारण, ये भी मरेगा और ये भी मरेगा। तो डोमिनेंट म्यूटेशन अगर हो गया तो बहुत जल्दी बीमार होगा और मर जाएगा, पॉपुलेशन से डोमिनेंट म्यूटेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान ऐसा है नॉर्मल इंसान कौन बना रहा है? डोमिनेंट एलील कैपिटल ए बना रहा है। मान लो हो गया रेसेसिव म्यूटेशन, तो ये कैसा हो गया? कैपिटल ए स्मॉल ए। रेसेसिव एलील म्यूटेटेड है ना, म्यूटेटेड ये है, ये बीमारी लाएगा, लेकिन क्या ये इंसान बीमार होगा? नहीं, क्योंकि उसके पास एक डोमिनेंट एलील है जो उसको नॉर्मल रखेगा। हाँ, ये बीमार तब होगा जब दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए में बदल जाए, म्यूटेटेड हो जाए। तो अगर दोनों स्मॉल ए हो गए, दोनों म्यूटेटेड हो गया, फिर तो मरेगा। सही है? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ तो चाहे एक कैपिटल ए हो जाए या दो, दोनों मरेंगे और पॉपुलेशन से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रेसेसिव म्यूटेशन है तो ये तो मर जाएगा बीमारी के कारण, लेकिन ये तो बचा रह गया ना, और ये बचे ही रहेंगे। कहने का मतलब यह है, रेसेसिव म्यूटेशन पॉपुलेशन से खत्म क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट एलील है तो वो इंसान को नॉर्मल रखेगा, बीमार होने ही नहीं देगा। समझ गए? तो मैं क्या को बोल रहा हूं, म्यूटेशन डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है, बट मोस्टली रेसेसिव होगा, इसीलिए पॉपुलेशन से जल्दी खत्म नहीं होता। म्यूटेशन सोमैटिक हो सकता है और जर्मिनल हो सकता है। म्यूटेशन अगर जर्म सेल में हुआ, जर्म सेल मतलब सेक्स सेल में हुआ, फिर तो इनहेरिट होगा। लेकिन अगर म्यूटेशन सोमैटिक सेल में हुआ तो इनहेरिट नहीं होगा। सोमैटिक सेल मतलब सेक्स सेल छोड़कर बाकी सेल, सेक्स सेल छोड़कर बाकी सेल। मान लो यहां म्यूटेशन हुआ तो ये इनहेरिट नहीं होगा, यहां अगर वेरिएशन हुआ तो ये इनहेरिट नहीं होगा। जैसे कुछ लोग कान छिदवाते हैं बालियां पहनने के लिए, ये क्या है? सोमैटिक वेरिएशन ही तो है, इनहेरिट नहीं होता। नहीं तो सोचो, मां के कान छिदे हुए हैं तो सारे बच्चे के कान पहले से ही छिदे हुए होंगे, कहां इनहेरिट होता? नहीं होता। तो सोमैटिक म्यूटेशन इनहेरिट नहीं होता, बस एक केस है जहां इनहेरिट होगा, वेजिटेटिवली प्रोपगेटिंग प्लांट। एक मान लो ये गुलाब का पौधा है, ये स्टेम है उसकी, गुलाब के पौधे की स्टेम है, स्टेम में म्यूटेशन हुआ, स्टेम सेक्स सेल थोड़ी ना है, सोमैटिक सेल्स है यहां। मैंने इसी गुलाब के पौधे की एक स्टेम की कटिंग ली और यहां लगा दिया, इससे एक नया पौधा डेवलप हुआ। ये जो नया पौधा भी डेवलप हुआ है, इसमें जो जो चेंजेस आए हैं, जो म्यूटेशन है इसमें, वही तो इसमें भी है। तो इनहेरिट हुआ या नहीं? तो कोई पूछे सोमैटिक वेरिएशन म्यूटेशन इनहेरिट होता है? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन कोई जबरदस्ती पूछे, नहीं बताओ कहीं इनहेरिट होता है क्या, तब बताना है कि हाँ एक जगह हो सकता है, वेजिटेटिवली प्रोपगेटिंग प्लांट में। ठीक है? म्यूटेशन नेचुरल हो सकता है, इंड्यूस्ड हो सकता है। नेचुरल मतलब कोई धूप में निकला, यूवी रेज पड़ गई, म्यूटेशन हो गया, तो ये नेचुरल म्यूटेशन है। लेकिन अगर हम कराएं, हम किसी को यूवी रेज दें, गामा रेज दें, एक्स रेज दें और म्यूटेशन हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? इंड्यूस म्यूटेशन। सही है? किसने किसने इंड्यूस म्यूटेशन कराया वो भी देखेंगे हम। पहला इंड्यूस म्यूटेशन कराया था म्यूलर ने। किस पर कराया था? ड्रोसोफिला नाम के इंसेक्ट में। ये ड्रोसोफिला का दूसरा नाम होता है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई पके हुए फ्रूट्स के आसपास दिख जाती है, ये फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। तो पहली बार म्यूटेशन म्यूलर ने कराया था ड्रोसोफिला पर, क्या डाला था? एक्स रेज, उसकी मदद से। सही है? और सुनिए, अब म्यूटेशन ऐसा भी हो सकता है, एक वाइल्ड जीन थी, वाइल्ड जीन मतलब नॉर्मल जीन थी, वाइल्ड जीन मतलब नॉर्मल जीन थी, इसमें म्यूटेशन हुआ, इसमें म्यूटेशन हुआ और ये बन गया म्यूटेंट जीन। म्यूटेंट जीन बन गया मतलब एबनॉर्मल बन गया, नॉर्मल जीन से क्या बन गया? एबनॉर्मल जीन। इसे कहेंगे फॉरवर्ड म्यूटेशन। लेकिन अगर म्यूटेंट जीन में म्यूटेशन हुआ और वो फिर से नॉर्मल हो जाए, इसे कहेंगे बैकवर्ड म्यूटेशन। जो नॉर्मल के एबनॉर्मल बना दे फॉरवर्ड, और जो
एबनॉर्मल को नॉर्मल बना दे, वो बैकवर्ड म्यूटेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए इंड्यूस म्यूटेशन और किसने कराया उस पर बात करते हैं, ध्यान देना जरा। इंड्यूस म्यूटेशन किसने कराया? तो इंड्यूस म्यूटेशन कराया था, एक नाम है बीडल एंड टैटम का, बीडल एंड टैटम का। इन्होंने न्यूरोस्पोरा नाम के फंगस में म्यूटेशन कराया था। क्या डालकर? यूवी रेज या एक्स रेज। क्या बोल रहा हूं? बीडल एंड टैटम इंड्यूस कराया था इन्होंने म्यूटेशन किस पर? न्यूरोस्पोरा नाम के फंगस पर, बाय यूज ऑफ यूवी रेज या एक्स रेज। यूवी रेज या एक्स रेज डालकर म्यूटेशन कराया था। क्या कराया था वो देख लो। इन्होंने नॉर्मल न्यूरोस्पोरा को यूवी रेज या एक्स रेज दिया, तो ये बदल गया था इनटू म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा, मतलब एबनॉर्मल न्यूरोस्पोरा। तो कोई पूछे न्यूरोस्पोरा में इंड्यूस म्यूटेशन किसने कराया, तो क्या नाम जाएगा? बीडल एंड टैटम। इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, एक हाइपोथेसिस दिया था। क्या? कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है। क्या कहा था? कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है, और इसी को कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। एक जीन एक एंजाइम बनाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एक नाम और, थोड़ा इंडियन नाम भी एक लिख लेते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्होंने म्यूटेशन इंड्यूस कराया था। इन्होंने मैक्सिको से गेहूं की वैरायटी मंगवाई थी। ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। वर्ल्ड के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? बिल्कुल, अगर जानते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ोगे। नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया आने के लिए इनवाइट किया था। तो प्लांट से रिलेटेड कोई साइंटिस्ट अगर उसे इनवाइट करोगे तो वो गिफ्ट में क्या लाएंगे? पौधा। गेहूं के 2 पौधे लाए थे वो मैक्सिको से। तो जो जिन्हें इन्होंने जिनको इनवाइट किया था, वो मैक्सिको को 2 वैरायटी लेकर आए गेहूं की। एक गेहूं की वैरायटी का नाम था सोनोरा 64, जो वो लेकर आए मैक्सिको से, और दूसरी वैरायटी का नाम था लर्मा रोजो 64। ये दोनों वो ले तो आए, इन्होंने इंडिया में ग्रो कराने की कोशिश की, अडॉप्ट ही नहीं कर पाई, ये इंडिया में ग्रो ही नहीं कर पा रही थी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला रुको, नहीं ग्रो कर पा रहे हो, मैं बताता हूं। तो इन्होंने इन पर गामा रेडिएशन डाल के म्यूटेशन करा दिया। गामा रेडिएशन डाल के म्यूटेशन करा दिया। तो देखा सोनोरा 64 पर जब गामा रेडिएशन डाला तो जो नई वैरायटी बनी उसका नाम रखा इन्होंने शरबती सोनोरा, और लर्मा रोजो 64 पर गामा रेडिएशन जो डाला तो जो नई वैरायटी बनी उसका नाम रखा पूसा लर्मा, पूसा लर्मा। और ये दोनों वैरायटी हाई यील्डिंग वैरायटीज थी वीट की। ये क्या बन गई? गामा रेडिएशन डालने से ये हाई यील्डिंग वैरायटीज बन गई वीट की। सही है? और इंडिया में ग्रो भी कर सकती थी, नहीं ग्रो कर रहे थे, ना ग्रो करो, इन्होंने गामा रेडिएशन डाल के म्यूटेशन करा दिया, और जब म्यूटेशन कराया तो जो नई वैरायटी बनी वो इंडिया में ग्रो भी कर सकती थी और हाई यील्डिंग वैरायटीज थी। और आपको बताऊं, बोथ द 2 वैरायटी ऑफ व्हीट contributed a lot to green revolution in India. ओ डिजिटल इंडिया, देख इधर 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 फेंक दूंगा मैं फोन को बाहर, संभल के रहो क्लास में। मैं क्या बोल रहा हूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया को मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन दोनों वैरायटी ने दिया। बोला था ना म्यूटेशन में भी हार्मफुल और यूजफुल, और म्यूटेशन करा के नई प्लांट वैरायटी बनाना, इसे कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन करा के नई प्लांट वैरायटी बनाना क्या कहलाएगा? म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्लियर? देखो एक पूरा चैप्टर है प्लांट ब्रीडिंग पर। आप ये 2 नाम पर हंस रहे थे, वहां ऐसे ढेरों नाम आएंगे, जया, रत्ना, सोनालिका,
कल्याण सोना, पूसा पूसा, एक तो यही आ गया, पूसा स्वर्णिम, पूसा करण राय, पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, तो ऐसे ढेरों नाम आएंगे। अभी तो अच्छा लग रहा है ना? और जब याद करना होगा तो पता चलेगा, और याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये म्यूटेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आगे ये लिखते हैं, इसके बाद फिर एक फ्लो चार्ट दे रहा हूं कि हमें कौन कौन से म्यूटेशन के टाइप पढ़ना है, क्योंकि म्यूटेशन के इतने टाइप हैं और टाइप के टाइप है कि पढ़ते पढ़ते हम खो जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे थे। तो जब भी खो जाया करो वो रे डायग्राम देख लिया करो, पता चल जाएगा कहां पर थे। सही है? हाँ हाँ ठीक है। चलिए, तो म्यूटेशन में पहली लाइन लिखें, म्यूटेशन, म्यूटेशन टर्म बाई, म्यूटेशन में लिखें टर्म बाई ह्यूगो डी वरीज, टर्म दिया था ह्यूगो डी वरीज ने। और ये भी लिख दो, स्टडीड ऑन, किसमें स्टडी किया म्यूटेशन? ऑन ओएनोथेरा लैमार्कियाना, ऑन ओएनोथेरा लैमार्कियाना। कॉमन नेम है विंटर इवनिंग प्राइमरोज प्लांट, विंटर इवनिंग प्राइमरोज प्लांट। पहली लाइन तो ये लिखो। दूसरी लाइन क्या बोला था? जीन म्यूटेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, जीन म्यूटेशन को पहली बार ऑब्जर्व किसने किया? तो पहली बार ऑब्जर्व किया था सेठ राइट ने। क्या देखा था इन्होंने? एक शीप देखी थी जिसके पैर छोटे थे, और इसी तरह इन्होंने म्यूटेशन को पहली बार ऑब्जर्व किया। क्या नाम था उस शीप का? एनकन शीप, शॉर्ट लेग्ड एनकन शीप। ये दो लाइन लिख लो, फिर मैं जो बोलूं वो लिखना है। ऑब्वियस है, बाकी शीप के पैर बड़े थे, उसके छोटे थे, तो म्यूटेटेड है वो। एक्चुअली क्या है, इन्होंने एक फेंस बना रखा था जिसमें सारी भेड़ों को बंद करते थे। तो सारी भेड़ें क्या होती थी, फेंस को जंप करके भाग जाती थी, ये चुपचाप वहीं रह जाती थी। तो इन्हें शुरुआत में लगा कि ये ईमानदार है, बाकी सब भाग जाते हैं, ईमानदार है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, बोले यार ये क्या है। तो एक दिन छिप गए देखने की क्या मामला है, तो देखे तो सब तो फेंस जंप करके भाग गई। ईमानदार ईमानदार कुछ नहीं थी, ये भी जंप कर रही थी, लेकिन इसके पैर छोटे थे तो फेंस जंप ही नहीं कर पाई। तो इस तरह इन्होंने देखा कि अरे यार हाँ, इसके पैर छोटे, ये एबनॉर्मेलिटी है, म्यूटेशन है। तो इस तरह देखा गया। ऊपर की दो लाइन से, जीन म्यूटेशन फर्स्ट ऑब्जर्व बाय सेठ राइट, ब्रैकेट में शॉर्ट लेग्ड एनकन शीप। ठीक है? हाँ 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 बिल्कुल, म्यूटेशन ब्रीडिंग जो है कोइंसिडेंस है। देख, जब मैं प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा कि जब नई प्लांट वैरायटी बनाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं दिखता, नजर आता कि क्या करें, तब फिर तुक्का लगाते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग एक तुक्का है। रेडिएशन डाला, प्लांट को कुछ नहीं हुआ, अगली बार म्यूटेशन डाला, प्लांट ही मर गया। कुछ भी हो सकता है। अगली बार डाला दूसरे पौधे में तो हाई यील्डिंग वैरायटी बन गया। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग टोटल तुक्का है। इसको सिर्फ अंत में यूज करते हैं जब कोई रास्ता नहीं दिखता अच्छी वैरायटी बनाने का। पढ़ेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग, पढ़ाऊंगा प्लांट ब्रीडिंग में। अच्छा ठीक है, अगली लाइन लिखे, म्यूटेशन की डेफिनेशन, रैंडम रेयर, रैंडम रेयर सडन अनप्रिडिक्टेबल, random rare sudden unpredictable change in genetic material, random rare sudden unpredictable change in genetic material, ब्रैकेट में डीएनए लिखो, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ब्रैकेट में डीएनए, ब्रैकेट बंद करके लिखो,
that result in, क्या हो जाएगा इससे, that result in change in genotype and phenotype, that result in change in genotype and phenotype of organism, that result in change in genotype and phenotype of organism, genotype and phenotype of organism. जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कंपोजिशन और फिनोटाइप मतलब अपीयरेंस, बदल जाएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन थी। अगला पॉइंट लिखो, ये भी एनसीईआरटी जो अगला लिख रहे हो, इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, in addition to recombination, in addition to recombination, कॉमा लगाए रिकॉम्बिनेशन के बाद, फिर लिखे म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिना, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिना, इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, इसके बाद कॉमा लगाना है, फिर लिखना है म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिना that lead to, mutation is another phenomena that lead to variation, that lead to variation. सही है? अच्छा, फिर इसके बाद अगला लिखें, अगला ये लिखें कि म्यूटेशन हो सकता है अगला लिखें, अगला पॉइंट लिखें, mutation may be harmful or useful, mutation may be harmful or useful, mutation may be harmful or useful, ब्रैकेट में लिखो mostly harmful, ब्रैकेट में लिखे mostly harmful और ब्रैकेट बंद करके लिखे and rarely lethal, मतलब डेथ भी हो सकती है कभी कभी, एंड रेयरली लीथल मतलब डेथ कॉजिंग होगा। ठीक है, अगला म्यूटेशन में बी डोमिनेंट और रेसेसिव, अगला म्यूटेशन में बी डोमिनेंट और रेसेसिव, म्यूटेशन में बी डोमिनेंट और रेसेसिव, म्यूटेशन में बी डोमिनेंट और रेसेसिव, म्यूटेशन में भी डोमिनेंट और रेसेसिव, ब्रैकेट में लिखो मोस्टली रेसेसिव, सो नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, सो नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, सो नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। अगला लिखें क्या, ये वो सोमैटिक जर्मिनल वाला बोला था ना, वो ऐसे लिखे म्यूटेशन हो सकता है, सोमैटिक म्यूटेशन या जर्मिनल म्यूटेशन, दोनों में एक एक लाइन लिख लो, है ना, एक है सोमैटिक म्यूटेशन और एक है जर्मिनल म्यूटेशन। पहले सोमैटिक में लिखना, सोमैटिक म्यूटेशन में लिखें, सोमैटिक म्यूटेशन में लिखे म्यूटेशन अगर इन सोमैटिक सेल्स, म्यूटेशन अगर इन सोमैटिक सेल्स, म्यूटेशन अगर इन सोमैटिक सेल्स, सो नॉट इनहेरिटेबल, इसलिए इनहेरिट नहीं होगा, म्यूटेशन अगर इन सोमैटिक सेल्स, सो नॉट इनहेरिटेबल, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट तभी बताना है जब पूछा जाए, एक्सेप्ट vegetatively propagating plant, except vegetatively propagating plant, except vegetatively propagating plant। हो गया सोमैटिक म्यूटेशन। अगला जर्मिनल, अगला है जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन में लिख दें, म्यूटेशन कहां होगा इस बार, म्यूटेशन अकर इन जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स, म्यूटेशन अकर इन जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स, सो इनहेरिटेबल,
Mutation occur in germ cells or sex cells, so inheritable. Mutation occur in germ cells or sex cells, so inheritable, इसलिए inherit होगा। ठीक है जी। अब ऐसा करो, 3 पॉइंट लिख लो, एक ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, बीडल और टैटम वाला, और MS स्वामीनाथन वाला। कौन सा? जरूरत नहीं है, कुछ पॉइंट्स हटाए हैं इस साल। वाइल्ड और म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी मॉड्यूल से हटा दिया, जो एक्सेस है उसको हटा दिया है। ठीक है ना? तो जो मैं बोल रहा हूं बस उतना ही लिखना है। ठीक है, कंप्लीट करें। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख लें। हाँ, फिर एक रे डायग्राम के फॉर्म में बता रहा हूं म्यूटेशन में क्या क्या करना है। 2 मिनट में खत्म करें भाई, ये जो भी है लिखकर फ्री करें इसको। नॉर्मल जीन का एबनॉर्मल बनना फॉरवर्ड, एबनॉर्मल का फिर से नॉर्मल बनना बैकवर्ड म्यूटेशन। ठीक है, अब कंप्लीट करें, मैं इधर कुछ तैयार करता हूं जब तक। अरे जिधर मैं नहीं उधर का लिखना जरूरी है, मैं जाऊं वहीं का लिखना है तुझे? है एक फ्लो चार्ट बनेगा, लगभग पूरे बोर्ड में बनेगा, ये देख लेते हैं। हाँ, उत्तर से मनी, हाँ लैंडस्केप में बनाओगे पूरे पेज में तो बढ़िया बनेगा। हाँ, तो रेसेसिव है तो कहाँ एलिमिनेट होगा? ये लोग तो जिंदा बचते रहेंगे ना हमेशा।
क्या? हाँ, होमोजाइगस रेसिव तो एक्सप्रेस हो जाएगा ना, तो पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा हो। चलिए अब आ जाएं, ध्यान से समझें। अभी सिर्फ एक आउटलाइन बता रहा हूं कि म्यूटेशन में हमें पढ़ना क्या है, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, सुनिए, अब समझ लें फिर लिखेंगे अपन। क्या है? दो दो बार लिख रहे हो क्या? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ही तो लिखा था, डॉक्टर मोन कंबू संबा शिवन स्वामीनाथन, पूरा नाम। हाँ, मोन कंबू संबा शिवन स्वामीनाथन, दैट इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एनसीईआरटी में इनकी फोटो भी है, पूरा नाम भी है, बाद में आएगा, देख लेना। अब इधर हो गया, इधर आओ। दो तरह का म्यूटेशन पढ़ना है, एक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा है जीनिया पॉइंट म्यूटेशन। देखो, अगर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो तो क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। थिंक ऑफ डाउन सिंड्रोम, 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो गए, तो क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ ना। थिंक ऑफ क्राइडू चैट सिंड्रोम, क्रोमोसोम 5 का एक टुकड़ा डिलीट हो जाता है, क्या हुआ? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर चेंज होना क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब अगर नंबर चेंज हुआ, सिर्फ नंबर चेंज हुआ, अगर सिर्फ नंबर चेंज हुआ तो कहेंगे जीनोमैटिक म्यूटेशन या हेटेरोप्लॉइडी। अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ तो कहेंगे हेटेरोप्लॉइडी। क्या हो रहा है यहां पर? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर नहीं भाई, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। लेकिन अगर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अगर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो कहेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, तो बोलेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन। एसटीआर से समझ जाओगे ना स्ट्रक्चर। हाँ ठीक है, सुनो अब। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होना चार तरह का पढ़ेंगे, डी, आई, डी और फिर आखिरी में टी। डी से होगा डिलीशन, आई से होगा इन्वर्जन, डी से होगा डुप्लीकेशन और टी से होगा ट्रांसलोकेशन। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होना हम चार तरह का पढ़ेंगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर चेंज होना, क्रोमोसोम नंबर चेंज होना, ये हम ध्यान से समझना, दो तरह का पढ़ेंगे। क्रोमोसोम नंबर चेंज होना हम दो तरह का पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे यूप्लॉइडी और एक पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइडी। इन दोनों के बीच अंतर समझ लो, नहीं तकलीफ होगी, क्योंकि एक ही बार डिफाइन करने जा रहा हूं, वो भी एक लाइन में। तो समझने की कोशिश करना क्या मतलब है। यूप्लॉइडी का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट। और एन्यूप्लॉइडी का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन आ सेट। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, सब कुछ बता रहा हूं। आपके पास कितने सेट हैं क्रोमोसोम के? मेरे पास सिर्फ दो सेट हैं, मेरे पास दो ही सेट है क्रोमोसोम के। पहले सेट में है 23 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 1, 2 से लेकर क्रोमोसोम 21, 22, 23, मतलब एक्स वाई वाली बात। एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, क्रोमोसोम 1, 2 से लेकर 21, 22, 23। मेरे पास दो सेट है क्रोमोसोम के, पहले सेट में 23 क्रोमोसोम और दूसरे सेट में भी 23 क्रोमोसोम। क्योंकि मेरे पास दो क्रोमोसोम सेट है, इसीलिए मैं डिप्लॉयड हूं। समझ में आई बात? एक सेट 23 क्रोमोसोम का पापा से मिला और दूसरा सेट 23 क्रोमोसोम का मम्मी से मिला, तो हमारे पास दो सेट हैं क्रोमोसोम के। क्लियर है सभी को? अच्छा, एक सेट में कितने क्रोमोसोम है? 23। यूप्लॉइड ही समझा रहा हूं, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट। हमारे पास दो सेट हैं डिप्लॉयड, चलो एक सेट कम कर दो, 46 की जगह 23 कर दो, एक सेट
कम कर दो, तो 46 की जगह क्या हो गया, एक ही सेट बचा, 23 क्रोमोसोम बचे, तो इसे क्या बोलोगे, मोनोप्लॉइड। क्या बोलोगे, मोनोप्लॉइड। अच्छा 46 में 23 और जोड़ दो, एक सेट और बढ़ा दो, 69, एक सेट और बढ़ गया, क्या होगा ये, ट्रिप्लॉइड। अच्छा दो सेट और बढ़ा दो 23 के, 92, तो दो सेट और बढ़ा दो, दो पहले से दो और हो जाए, टेट्राप्लॉइड। मतलब जब ये शब्द ना समझ में आए तो यूप्लॉइडी का मतलब ऐसे निकालना कि 46 से क्रोमोसोम या तो 23 हो जाए, एक सेट कम हो गया, या एक सेट बढ़ गया 69 हो गया, एक सेट और बढ़ गया 92। अगर 69 क्रोमोसोम हो गए मतलब ट्रिप्लॉइड, 92 हो गए मतलब चार सेट हो गए, टेट्राप्लॉइड। मतलब यूप्लॉइडी में जब भी घटेगा बढ़ेगा, 23 क्रोमोसोम का पूरा सेट घटेगा बढ़ेगा, राइट। अब एन्यूप्लॉइडी समझो, एक सेट में 23 क्रोमोसोम है और दूसरे सेट में 23 है, लेकिन 21 नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, तो पहले सेट में 23 क्रोमोसोम है और दूसरे सेट में 24 हो गए, तो 23 और 24 कितने हो गए, 47 क्रोमोसोम। या मान लो 23 24 दो बढ़ गए, 22 और 23 दो बढ़ गए, तो पहले सेट में 23 क्रोमोसोम है लेकिन दूसरे में 25। अरे कुल क्रोमोसोम कितने हो गए, 48। मतलब एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, क्रोमोसोम 46 से या तो एक ज्यादा हो जाएगा या दो ज्यादा हो जाएगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रोमोसोम 21 डिलीट हो जाए, 22 डिलीट हो जाए, 21 डिलीट हुआ तो 45 हो गया, 22 डिलीट हो गए तो 44। तो एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी का बेसिक डिफरेंस आया क्या समझ में, यूप्लॉइडी में जब भी घटेगा बढ़ेगा, 23 क्रोमोसोम का पूरा सेट घटेगा बढ़ेगा, लेकिन एन्यूप्लॉइडी में एक या दो क्रोमोसोम या तो ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। अगर ज्यादा हो गए तो कहेंगे हाइपर एन्यूप्लॉइडी, अगर एक आध दो क्रोमोसोम ज्यादा हो गए तो बोलेंगे हाइपर एन्यूप्लॉइडी, और एक आध दो कम अगर हो गए तो कहेंगे हाइपो एन्यूप्लॉइडी। कोई दिक्कत तो नहीं है। यूप्लॉइडी के हम तीन टाइप पढ़ेंगे, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, तीन तरह के पढ़ेंगे ये, ठीक है। अच्छा देखो, जीन, डीएनए में तो जीन कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा, जीन तो एक छोटा सा पॉइंट है डीएनए पर, तो अगर जीन के अंदर कोई चेंज हुआ मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हो रहा है, तो जीन के अंदर चेंज हुआ तो उसे पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन कहेंगे। क्या होगा इसमें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन बदल जाएगा। और इसको हमें दो तरह का पढ़ना है, एक पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन और दूसरा ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कौन सा पढ़ा चुका हूं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का आज एक नया नाम देता हूं, गिबेरिस म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का दूसरा नाम दे रहा हूं, गिबेरिस म्यूटेशन। मैं फ्रेम शिफ्ट आपको दो तरह का पढ़ा चुका हूं, एक था एडिशन या इंसर्शन, एक था एडिशन या इंसर्शन और दूसरा था डिलीशन, राइट। और सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप पढ़ेंगे, ट्रांजिशन और दूसरा होगा ट्रांसवर्जन। सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप पढ़ेंगे, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, इतने टाइप के पढ़ने हैं। शुरुआत कहां से करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा यहां से कि क्रोमोसोम नंबर चेंज होना क्या कहलाता है, जीनोमैटिक म्यूटेशन। इसका पहला टाइप है यूप्लॉइडी, जिसमें जब भी घटेगा बढ़ेगा क्रोमोसोम का सेट घटेगा बढ़ेगा। और इसके तीन टाइप है, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। मतलब मेरी अब जो अगली हेडिंग है वो है यूप्लॉइडी, थ्री टाइप्स, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। आज का टारगेट यही है, पॉलीप्लॉइडी खत्म करके चलेंगे, बाकी अगली क्लास में होगा। चलिए खत्म करिए, ये आउटलाइन है, सब कंप्लीट करें इसे। जर्मिनल म्यूटेशन में म्यूटेशन जर्म सेल या सेक्स सेल में होता है और वो इनहेरिट होगा। ठीक है, कंप्लीट कर लें इसे। तीन मिनट है आपके पास खत्म करने को। सबसे पहले ये हिस्सा डिलीट करूंगा मैं, ये वाला हिस्सा,
इधर का, ठीक है, ताकि मुझे भी स्पेस मिल जाए, मैं भी कुछ लिखूंगा जब तक। एन्यूप्लॉइडी तक फटाफट खत्म कर लो, है ना, हाइपर और हाइपो एन्यूप्लॉइडी, हाइपर बढ़ने को और हाइपो घटने को पढ़ेंगे खैर सबको। यूप्लॉइडी पढ़ेंगे पहले, 3 तरह का। पहला पढ़ेंगे मोनोप्लॉइडी। जल्दी आ जा दौड़ के, बिल्कुल
बिल्कुल अलग ही चीज पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सही में बिल्कुल अलग ही पढ़ने वाले हैं। मतलब आप है? हर दिन अलग पढ़ते हो? हाँ, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, सेम थोड़ी पढ़ेंगे रोज। हाँ। ए लिखो ना, अभी ऊपर की लाइन तो हटाई मैंने, शर्म नहीं आती। हो गया रीडायग्राम? ठीक है, चलो आ जाओ। अब क्या है, अब क्या रह गया? कुछ नहीं मिटाया क्या मैंने कुछ? अच्छा ये रह गया है। अच्छा ठीक है। हाँ जल्दी लिखो भाई, लिखने का काम तेज रखा करो, ये नहीं कि लिखते ही रहे। और अब ध्यान से समझना है, अभी इधर कुछ नहीं लिखना है, पूरा फोकस जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। अब क्या है, नहीं मिटाऊंगा जब तक लिखते ही रहोगे क्या? जल्दी लिखो भाई। सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप हैं, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन, और फ्रेम शिफ्ट के दो हैं, एडिशन और डिलीशन। अच्छा अब सुनिए, मुद्दा बहुत गंभीरता से सुनना, बिल्कुल अलग ही चीज है। देखो, अभी तक हम लोग डिप्लॉयड को कैसे लिखते हैं? 2n, ट्रिप्लॉयड को 3n, टेट्राप्लॉयड को 4n। सब गलत है, सब गलत है। प्लॉयडी का n से कोई लेना देना ही नहीं है। अपन क्या बोलते हैं, 2 क्रोमोसोम सेट होना 2n, 3 क्रोमोसोम सेट होना 3n, सब गलत है। प्लॉयडी को n से रिप्रेजेंट ही नहीं करते, उसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर अगर प्लॉयडी को x से रिप्रेजेंट करते हो तो n और 2n क्या बताता है? क्योंकि हम तो आज तक यही पढ़ते आए हैं कि n बताता है 1 क्रोमोसोम सेट होना और 2n बताता है 2 क्रोमोसोम सेट होना। n कुछ और है, सब क्लियर करने वाला हूं। अभी कुछ ना लिखे, बिल्कुल ध्यान से सुने, ये पूरा पार्ट अच्छे से समझना होगा क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट बदलने वाले हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, शुरुआत करता हूं। यूप्लॉइडी का पहला टाइप मोनोप्लॉइडी, सिंगल एक्स, 1x लिखा है मैंने। प्रेजेंस ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम सेट होना, वो 1n नहीं है। एक सेट क्रोमोसोम होना ये 1x है। मोनोप्लॉइड, हैप्लॉइड नहीं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का जो n और 2n है उसका कोई लेना देना नहीं है प्लॉइडी से, तो सब अलर्ट रहे। एक क्रोमोसोम सेट होना कहलाता है मोनोप्लॉइडी। और ये जो मोनोप्लॉइडी का वैल्यू आती है ना x,
मोनोप्लॉइडी की जो वैल्यू आती है x, इसकी वैल्यू सिमिलर होता है टू हैप्लॉइड नंबर n के। मतलब मोनोप्लॉइडी नंबर x और हैप्लॉइड नंबर n, इन दोनों की वैल्यू सेम आती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सर अगर x बता रहा है 1 क्रोमोसोम सेट का होना, तो 1n क्या बता रहा है? क्या बता रहा है हैप्लॉइड नंबर? हैप्लॉइड नंबर सिर्फ बता रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ गैमीट। हैप्लॉइड नंबर सिर्फ बताता है गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर की गैमीट में कितने क्रोमोसोम है, बस, और कुछ नहीं बताता। अभी ध्यान से सुनते जाएंगे, देख इधर उधर करेगा पिटेगा फिर मेरे से, बिल्कुल फोकस होकर। मैं क्या बोल रहा हूं, एन सिर्फ बताता है गैमीट में कितने क्रोमोसोम है और कुछ नहीं। थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। डिप्लॉइड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म अर्थ के कैसे हैं? डिप्लॉइड, इसीलिए लिख दिया मोस्ट कॉमन। डिप्लॉइड को कैसे लिखोगे? 2x, प्रेजेंस ऑफ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम सेट होना डिप्लॉइड है, और वो क्या है? 2x। और सुनो तो मैंने बोला है मोस्ट ऑफ द केसेस में मोनोप्लॉइडी नंबर x और हैप्लॉइड नंबर n की वैल्यू बराबर है। मोस्ट ऑफ द केस में n की वैल्यू और x की वैल्यू बराबर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में तो, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या है? डिप्लॉइड। इसका मतलब इनके लिए n और x की वैल्यू बराबर है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में n और x बराबर है, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या है? डिप्लॉइड। तो उनके लिए n और x की वैल्यू बराबर है। तो अगर n और x की वैल्यू बराबर है तो डबल कर लो, 2n बराबर 2x हो जाएगा। तो सर 2n क्या बताता है? 2n सिर्फ बताता है डबल ऑफ गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर या डबल ऑफ हैप्लॉइड नंबर। क्या बताता है? डबल ऑफ हैप्लॉइड नंबर, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर का डबल। अच्छा वेट करते जाओ, अभी बोला ना डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में n और x की वैल्यू बराबर है, यही तो लिखा है। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मोनोप्लॉइडी नंबर x एंड हैप्लॉइड नंबर n की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। लेकिन पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में n और x की वैल्यू बराबर नहीं आएगी। पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में n और x की वैल्यू बराबर नहीं आएगी। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के नाम पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको, ह्यूमन। ह्यूमन को मैं लिखता हूं 2n 2x 46 क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के नाम पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं वो गेहूं जिसकी आप रोटी खाते हैं, मतलब ट्राइटिकम एस्टिवम। पता है वो क्या है? हेक्साप्लॉइड है वो। गेहूं जिसकी रोटी खाते हो, ट्राइटिकम एस्टिवम, वो कैसा है? हेक्साप्लॉइड है। तो हेक्साप्लॉइड है तो पता है इसको क्या लिखता हूं मैं? 2n 6x 42 क्रोमोसोम। अच्छा वो बाद में बात करेंगे, आगे n और x देखते हैं, क्योंकि मैंने बोला डिप्लॉइड में n और x की वैल्यू बराबर है। तो चलो इसका n और x की वैल्यू निकालो। 2n कितना है? 46, तो n की वैल्यू 23 23। 2x 46, तो x कितना है? 23। तो देखा ना, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में n और x की वैल्यू बराबर है, पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में n और x की वैल्यू 2n कितना है? 42, तो n की वैल्यू, और 6x 42 है तो x की वैल्यू, तो ठीक तो बोला था। पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में n और x की वैल्यू बराबर नहीं होती। नीट में एक बार पूछा जा चुका है कि ट्राइटिकम एस्टिवम के लिए n और x की वैल्यू बताओ, तो n की वैल्यू 21 और x की वैल्यू एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, लेकिन आया है। अच्छा सर वो तो ठीक है, आपने प्रूव कर दिया कि डिप्लॉइड में n और x बराबर है, पॉलीप्लॉइड में n और x की वैल्यू अलग है। वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि इंसान को 2n क्यों लिखा और 2x क्यों लिखा, और गेहूं को 2n क्यों लिखा और 6x क्यों लिखा? आप हेक्साप्लॉइड है तो भी 2n बोल रहे हो, अगर कोई ऑक्टाप्लॉइड होगा उससे भी 2n बोलूंगा। 2n से बढ़ के कुछ होता ही नहीं। मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। देखो मैं 2x ह्यूमन को इसलिए लिखा क्योंकि ह्यूमन में 2 क्रोमोसोम सेट है, 2 क्रोमोसोम सेट है, इसलिए क्या लिखा? 2x। सर ठीक है मान लिया, 2n क्यों लिखा भी ये बताओ। ध्यान से सुनिएगा, यही क्रूशियल है। ह्यूमन के गैमीट में कितने क्रोमोसोम है? n 23।
ह्यूमन के गैमीट में कितने क्रोमोसोम है? N 23। बाकी बॉडी सेल में गैमीट का डबल, N का डबल 2N, 23 का डबल 46। तो ह्यूमन को 2N मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि ह्यूमन के गैमीट में जितने क्रोमोसोम हैं उसके बॉडी सेल्स में उसका डबल है, इसलिए 2N 46 लिखा है। इधर आओ सर, 6X क्यों लिखा? क्योंकि इसके पास 6 क्रोमोसोम सेट है, इसलिए 6X लिख दिया। फिर सर 2N क्यों लिखा? क्योंकि डिप्लॉइड को 2N लिखना ठीक है, लेकिन हेक्साप्लॉइड को भी 2N। तो 6X क्यों लिखा? क्योंकि 6 क्रोमोसोम सेट है। लेकिन सर 2N क्यों लिखा? क्योंकि गेहूं के गैमीट में कितने क्रोमोसोम है? N 21। गैमीट में कितने क्रोमोसोम है? N 21। बाकी बॉडी सेल में गैमीट का डबल, N का डबल 2N, 21 का डबल 42। तभी तो बोल रहा हूं, चाहे कोई डिप्लॉइड हो, टेट्राप्लॉइड हो, हेक्साप्लॉइड हो, ऑक्टाप्लॉइड हो, सबको 2N लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके गैमीट में जितना क्रोमोसोम है दैट इज N, और बाकी बॉडी सेल में उसका डबल, N का डबल, दैट इज 2N। तो 2N से बढ़ के कोई होता ही नहीं। कोई भी हो भाई, गैमीट में जितना क्रोमोसोम है दैट इज N, बाकी बॉडी सेल में कितना होगा? गैमीट का डबल, तो 2N। तो वो चाहे हेक्साप्लॉइड हो या ऑक्टाप्लॉइड है, 2N ही लिखेंगे। समझ रहे हो? अच्छा, तो ये बात क्लियर है। प्लॉइडी किससे रिप्रेजेंट होती है? X से। और N2N क्या बताते हैं? N बताता है गैमीट में कितने क्रोमोसोम है। गैमीट में जितने क्रोमोसोम है दैट इज N। बाकी बॉडी सेल में जितना क्रोमोसोम है, बाकी बॉडी सेल में कितना होगा? गैमीट में जितना क्रोमोसोम है N, उसका डबल। इसीलिए हर इंडिविजुअल को फिर हम क्या बोल रहे हैं, चाहे वो डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड कैसा भी हो, क्या बोलेंगे? 2N। बात समझ में आई मेरी? मतलब आज तक आपने एंडोस्पर्म को जो 3N बोला है, एक्चुअली से 3X बोलना चाहिए। जिसे टेट्राप्लॉइड बोलते थे, 4X बोलना है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब कोई पढ़ाने बैठ जाए तो उससे बहस नहीं करनी है कि आपने सेल डिवीजन पढ़ाते समय 2N और बाद में क्रोमोसोम डबल हो गए तो 4N कैसे लिखा, क्योंकि 4N नाम की चीज ही नहीं होती। नहीं, वो आपको समझना है कि सर कहना चाह रहे हैं कि पहले वो 2X था, क्रोमोसोम डबल हो गया, 4X हो गया। मतलब आज तक जहां N लगाते आए हो वहां क्या लगाना है? एक्चुअली X लगाना है। सर ना बताते हमारी गलत परंपरा चलने देते। देखो, चलने देता, लेकिन ये जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, यहां बिल्कुल सही सही पढ़ना होगा, स्पेसिफिक पढ़ना होगा। क्योंकि जैसे नीट क्लियर करके हायर स्टडीज के लिए जाओगे, भरी क्लास में प्रोफेसर पूछ लेंगे कि हेक्साप्लॉइड को कैसे लिखोगे, और आप बोल दोगे 6N, तो पूरी क्लास हंसेगी। मैं नहीं चाहता कोई हंसे, इसलिए बता दिया कि हेक्साप्लॉइड इज 6X बट इट इज 2N। 2N से ज्यादा है ही नहीं, चाहे वो हेक्सा हो या ऑक्टा हो। समझ रहे हैं? अच्छा, मोनोप्लॉइडी हो गई, डिप्लॉइडी हो गई। अब सुनो पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी ओरली बता रहा हूं, बाद में मैं इधर लिखूंगा, आप ये लिखना। पॉलीप्लॉइडी, 2 से ज्यादा क्रोमोसोम सेट होना, पॉलीप्लॉइडी। मोर कॉमन इन प्लांट्स। कहां देखने को मिलेगा? प्लांट्स में। पॉलीप्लॉइडी कितने तरह की हो सकती है? हो सकती है कितने भी हो, चाहे जैसे 3 क्रोमोसोम सेट हो, ट्रिप्लॉइडी 3X। 4 क्रोमोसोम सेट होना, टेट्राप्लॉइडी 4X। 5 होना 5X, पेंटाप्लॉइडी। 6 सेट होना, हेक्साप्लॉइडी 6X। 7 सेट होना, हेप्टाप्लॉइडी 7X। 8 सेट होना, ऑक्टाप्लॉइडी 8X। देखो, पॉलीप्लॉइडी प्लांट में नेचुरल भी हो सकती है और हम आर्टिफिशियली इंड्यूस भी करा सकते हैं, लेकिन नेचुरली पॉलीप्लॉइडी होना वेरी रेयर। अपने आप कोई प्लांट पॉलीप्लॉइड हो जाए इज वेरी रेयर, लेकिन अगर होगा तो कैसे होगा पॉलीप्लॉइड? नेचुरली, ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। देखो, एक सेल थी जिसमें 46 क्रोमोसोम थे, डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम 46 92 हो गए। जब साइटोकाइनेसिस होती है तो दोनों डॉटर सेल में 46 चले जाते हैं, यही होता है। लेकिन मान लो साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, क्रोमोसोम तो डबल हो गए, तो पहले वो डिप्लॉइड था 46 क्रोमोसोम, लेकिन अब तो 92 क्रोमोसोम, साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं रही, क्रोमोसोम तो डबल हो गए,
तो डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड ना हो गया वो, तो नेचुरली पॉलीप्लॉइडी आना रेयर है। लेकिन होगा तो कैसे होगा? ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकिनेसिस। एनसीईआरटी की लाइन है ये। सर आर्टिफिशियली कराना हो तो मोस्ट ऑफ द केस में हम केमिकल यूज करते हैं, कॉल्चिसीन नाम का केमिकल। और ये कॉल्चिसीन आपने पिछले साल 2 बार पढ़ा है। एक बार सेल डिवीजन में पढ़ा है, जब माइटोसिस खत्म किया था तो एंडोमाइटोसिस पढ़ा था वहां, और मॉर्फोलॉजी में लिलिएसी फैमिली में आपने पढ़ा था कि लिलिएसी फैमिली का एक प्लांट है कॉल्चिकम ऑटमनेल, उससे निकाला जाता है कॉल्चिसीन और उससे पॉलीप्लॉइडी कराते हैं। अरे कॉल्चिसीन भी वही कराएगा क्या? क्रोमोसोम डबल हो जाने देगा, लेकिन सेल नहीं डिवाइड होने देगा। अब जब क्रोमोसोम डबल हो जाने देगा कॉल्चिसीन, लेकिन सेल नहीं डिवाइड होगा, तो फिर क्या होगा? क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे तो पॉलीप्लॉइडी आ जाएगी। तो नेचुरली पॉलीप्लॉइडी रेयर है और आर्टिफिशियली कराना बहुत आसान है। जिस भी प्लांट को पॉलीप्लॉइडी कराना है उसको कॉल्चिसीन दे दो, वो पॉलीप्लॉइड हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे आप ये लिखें, पॉलीप्लॉइड की थ्योरी लिख लें, फिर मैं पॉलीप्लॉइडी की समझ बढ़ाने के लिए कुछ और बताने जा रहा हूं, वो आखिरी बार होगा वहां पर लिखना। वो एक्स क्या बताता है देखेंगे, अभी नहीं बताऊंगा, अभी आज ही बताऊंगा ये सब, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। एक चीज मैंने अभी नहीं बताई है आपको, आपने एन तो बता दिया, N23 है, एन का मतलब गैमीट में कितने क्रोमोसोम है, लेकिन सर एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स की वैल्यू 23 क्या बताता है? एक्स की वैल्यू 7 क्या बताता है? ये बताने वाला हूं मैं, आगे खत्म करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करें इसे। इधर जब तक, हाँ भाई बोलो, किसमें? हाँ बिल्कुल होगा, देखेंगे ना, सब सब बताऊंगा। पॉलीप्लॉइडी बोला ना, खत्म करके जाएंगे, तो पॉलीप्लॉइडी बस डिटेल में बताने वाला हूं अगले राउंड, और पूरा हो जाएगा। पॉलीप्लॉइडी खत्म करिएगा, लिखने वाला हो जल्दी। वैसे भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही जल्दी लिखोगे, मैं जानता हूं। हाँ, क्योंकि दिया जब बुझता है तो तेज जलता है, मैंने सुना है ऐसा। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, फटाफट खत्म करें। पॉलीप्लॉइडी मोर कॉमन इन प्लांट्स, मोर कॉमन इन प्लांट्स। इट मे बी, इट मे बी क्या क्या हो सकता है? जैसे ट्रिप्लॉइडी 3 सेट होना, ट्रिप्लॉइडी 3x, 4 सेट होना टेट्राप्लॉइडी 4x, 5 क्रोमोसोम सेट होना पेंटाप्लॉइडी 5x, 6 क्रोमोसोम सेट होना हेक्साप्लॉइडी 6x, 7 सेट होना हेप्टाप्लॉइडी 7x, और 8 सेट होना ऑक्टाप्लॉइडी 8x, ऑक्टाप्लॉइडी 8x। और पॉलीप्लॉइडी में भी क्या? नेचुरल और इंड्यूस्ड। नेचुरल हो सकता है या इंड्यूस करा सकते हैं, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, आर्टिफिशियली इंड्यूस करा सकते हैं। लेकिन नेचुरली होना रेयर है, और होगा तो कैसे होगा? एनसीईआरटी कहती है ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। और इधर आर्टिफिशियली कराना पॉलीप्लॉइडी इज कॉमन। और कैसे कराएंगे? कॉमन, ओए चुपचाप लिख ले, कॉमनली डन बाय कॉल्चिसीन ट्रीटमेंट, कॉल्चिसीन नाम के केमिकल से। ठीक है, ये खत्म करो।
हैप्लॉइड नंबर n बताता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ गैमीट, प्रेजेंस ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मोनोप्लॉइडी। क्या नहीं दिख रहा है? मोनोप्लॉइडी X, presence of one set of chromosome. It is similar to haploid number n in most of the cases. ये लिख रहा है, देख रहा है, देख देख के खुश हो रहा है, अच्छा दिख रहा है, हैं? लिख ले, काम आएगा। हाँ भाई, मतलब अगर कोई 3n बोल रहा है मतलब वो 3x बोल रहे हैं, क्योंकि प्लॉइडी का n से कोई मतलब ही नहीं। n तो सिर्फ ये है कि गैमीट में कितने क्रोमोसोम है। 2n क्या है? बाकी बॉडी सेल में गैमीट का डबल है, तो 2n बस खत्म। क्या बचे? होता है ना 3x 4x। अब बाकी तू खुद ही सोच ले, गैमीट कैसे बनता है? मियोसिस से। तो मियोसिस क्या करता है? क्रोमोसोम आधा कर देता है, तो बाकी बॉडी सेल में क्या होगा? गैमीट का डबल। अब उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? सही है ना? हम्म। हाँ बच्चा लिख लो, ये पूरा लिखना है जब तक मैं इधर की तैयारी करता हूं। हाँ, ये इधर कहां तक पहुंचे आप लोग? हो गया ये? बड़ा जल्दी, बड़ी स्पीड है भाई। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है कंप्लीट करें, जब तक मैं ये हटाकर। बहुत ध्यान से समझना भाई, हाँ, ये अलग ही चीज है और बहुत ध्यान से समझना है। वैसे मैं जो बोलता हूं सब ध्यान से ही सुनने वाली चीज होती है। मेरा टॉपिक ऐसा है, मैं बोलूं और ना सुने उसका उद्धार ही नहीं हो सकता कभी। हल्के टॉपिक तो पढ़ाने ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए आ जाइए। बस छोटी छोटी बातें, बस थोड़ा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि कहीं पर आकर कुछ गड़बड़ ना हो जाए पॉलीप्लॉइडी वाले एरिया में, तो अलर्ट रहना होगा। लिख लिया भाई, कहां तक पहुंचे? ठीक है, कंप्लीट करें पॉलीप्लॉइडी, इसके बाद ही मैं बोलूंगा ये सब। ना, लिखने दो। कोई बात नहीं।
नेचुरल, नेचुरल वाला रेयर है, और होगा तो कैसे होगा? ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। लिख लें दो, क्योंकि अभी ये समझने का पार्ट है। इसकी स्पीड बढ़ाने का मेरे पास एक तरीका है। अगली क्लास में इसको यहीं पर बैठाऊंगा, इस चेयर ये वाली दूंगा, नहीं अगली क्लास से फिक्स इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जिनकी स्पीड धीमी होती है उनके पास मेरा तरीका है, और फिर देखो सबसे पहले लिख के बैठेगा, नहीं उतने में हो जाएगा, उतने से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट करिए। जिनका नहीं हुआ है, ये यहां तक हटा दिया मैंने। ओके, चलिए सभी ध्यान से देखें। मतलब पॉलीप्लॉइडी, ये जो भी प्लॉइडी पढ़ रहे हो उसका फील अच्छे से आ जाए, इसलिए डायग्राम के थ्रू भी समझा रहा हूं। एक सेट होना, दो सेट होना, क्या मतलब है? ये डायग्रामेटिक फील आना चाहिए। तो सुनिए सभी, एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें 3 क्रोमोसोम है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें 3 क्रोमोसोम है। आ जाओ देखते हैं। क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम नंबर 3। मतलब इसके पास एक सेट है क्रोमोसोम का, इसके पास एक सेट है क्रोमोसोम का, और एक सेट में कितने क्रोमोसोम है? 3 क्रोमोसोम है। तो जिसके पास एक सेट है वो मोनोप्लॉइड है, लेकिन जिसके पास इसी तरह के 2 सेट हैं वो डिप्लॉइड हो जाएगा। मतलब क्रोमोसोम 1, 2, 3 का एक सेट और क्रोमोसोम 1, 2, 3 का दूसरा सेट डिप्लॉइड। मतलब ऐसा भी तो बोल सकते हो कि 2 सेट हैं क्रोमोसोम के, या ऐसा भी तो बोल सकते हो कि इसके पास हर क्रोमोसोम 2 बार है, क्रोमोसोम 1 2 बार है, क्रोमोसोम 2 2 बार है, क्रोमोसोम 3 भी 2 बार है। ट्रिप्लॉइड इस तरह के 3 सेट हैं। क्रोमोसोम 1, 2, 3 का एक सेट, दूसरा सेट और तीसरा सेट। तो इसके पास 3 सेट है, इसलिए ट्रिप्लॉइड है। इसी तरह के किसी के पास 4 सेट है, क्रोमोसोम 1, 2, 3 का एक सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट और चौथा सेट। क्रोमोसोम 1, 2, 3 के 4 सेट, टेट्राप्लॉइड। 5 है तो पेंटाप्लॉइड, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टाप्लॉइड। डैश डैश कर दिया। अच्छा, अब सुनिए मुद्दे की बात। जो आपको पता है गैमीट बनते समय क्रोमोसोम ईमानदारी से आधा आधा बंटता है। तो अगर कोई डिप्लॉइड है तो मियोसिस तो करेगा ही और गैमीट भी बनाएगा, और गैमीट बनते समय आधा आधा क्रोमोसोम दोनों गैमीट में बटेगा। अरे भाई, एक सेट एक गैमीट में, एक सेट क्रोमोसोम का दूसरे गैमीट में, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अच्छा, जो टेट्राप्लॉइड है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 4 सेट है ना क्रोमोसोम के, तो गैमीट बनते समय आधा आधा बांट दो, 2 2 सेट बांट दो। तो जो टेट्राप्लॉइड है, जो टेट्राप्लॉइड है उसमें भी मियोसिस होगा, गैमीट फॉर्मेशन भी होगा। भाई 2 गैमीट बनेंगे और दोनों में 2 2 सेट बांट दो क्रोमोसोम के, 1 2 3 का पहला सेट और ये दूसरा सेट, इधर भी पहला सेट और ये दूसरा सेट। सही है। लेकिन जो ट्रिप्लॉइड है उसके पास तो 3 सेट ही है। अब ईमानदारी से आधा आधा बांटो, 1.5 सेट थोड़ी ना बटेगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए इनमें ना तो मियोसिस होगी, ना गैमीट फॉर्मेशन होगा, और गैमीट नहीं बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। पॉलीप्लॉइड प्लांट विथ ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट। ट्रिप्लॉइड बस की बात नहीं है, ट्रिप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, इन सभी की बात कर रहा हूं। इन सब में मियोसिस नहीं होगा, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, हमेशा स्टेराइल रहेंगे। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते
तो सीड नहीं बनाएंगे, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, बट may produce seedless fruit by parthenocarpy. Seedless fruit by parthenocarpy. Example, banana and seedless grapes. ये ट्रिप्लॉइड हैं. क्या है ये? ट्रिप्लॉइड हैं, इसलिए सीडलेस हैं. और सुनो, हम हर वो फ्रूट जिसको खाने में सीड समस्या देता है उन सबको ट्रिप्लॉइड करते जा रहे हैं. हर वो फ्रूट जिसे खाने में सीड दिक्कत देता है उन सबको ट्रिप्लॉइड करते जा रहे हैं ताकि वो सीडलेस हो जाएं. जैसे किहारा, साइंटिस्ट का नाम है किहारा, जापान के, उन्होंने सीडलेस वैरायटी बना लिया है वाटरमेलन का. तो गर्मी के सीजन तो मजा आ जाएगा. तो हम भी ये सब कर रहे हैं भाई. ट्रिप्लॉइड कर दो, पेंटाप्लॉइड कर दो, हेप्टाप्लॉइड कर दो, सीड नहीं बनेगा, लो बन जाएगा सीडलेस फ्रूट. ठीक है. अब इवन नंबर केवल टेट्राप्लॉइड नहीं, टेट्रा, हेक्सा, ऑक्टाप्लॉइड, इन सब में तो मियोसिस होगा, गैमीट फॉर्मेशन भी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा. ऑलवेज फर्टाइल होंगे, फ्रूट भी बनाएंगे और सीड भी बनाएंगे. सही है. अब आखिरी में मैं क्या बता रहा हूं वो सुनो. मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 एग्जाम्पल. एक बताने जा रहा हूं एक ऐसा प्लांट जो नेचुरली पॉलीप्लॉइड बना है और एक ऐसा जो आर्टिफिशियली पॉलीप्लॉइड बनाया गया है. पहले नेचुरली बनाया गया बता रहा हूं. वो जो गेहूं जिसकी रोटी खाते हो वो नेचुरली हेक्साप्लॉइड बना है, हमने कुछ नहीं किया है. तो देखो जरा एक बार नेचुरली गेहूं हेक्साप्लॉइड कैसे बना है. तो क्या बता रहा हूं मैं? एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीप्लॉइड प्लांट, नेचुरल पॉलीप्लॉइड प्लांट का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. कॉमन ब्रेड व्हीट. कॉमन ब्रेड व्हीट, अरे मतलब ब्रेड मतलब रोटी वाला गेहूं, मतलब जिसे हमने हेक्साप्लॉइड व्हीट बोला. ट्रिटिकम एस्टिवम, ध्यान से समझना. ट्रिटिकम एस्टिवम. सुनिएगा, ये जो ट्राइटिकम एस्टिवम है ये कैसा होता है? 2n होता है, 6x है, 42 है. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना. ये पौधा नेचुरली बना है पॉलीप्लॉइड. कैसे बना है वो बता रहा हूं. देखो ये जो ट्राइटिकम एस्टिवम प्लांट है ये डिराइव हुआ है 3 पौधों से. नेचर में 3 पौधे थे. एक पौधे का नाम ट्राइटिकम मोनोकोकम, एक पौधे का नाम था ट्राइटिकम मोनोकोकम. 14 क्रोमोसोम है इसमें, डिप्लॉइड है. अरे भाई क्रोमोसोम 1, 2 से लेकर क्रोमोसोम 7 तक ये एक सेट है. क्रोमोसोम 1, 2 से लेकर 7 तक ये दूसरा सेट है. पहले क्रोमोसोम सेट का नाम ए, दूसरे क्रोमोसोम सेट का नाम भी ए. तो ट्राइटिकम मोनोकोकम को कैसे लिखूं? ए है ये. क्या है ये? ए. कैसा है ये? डिप्लॉइड है. कितने क्रोमोसोम है? 14. 2 सेट हैं क्रोमोसोम के, दोनों सेट का क्या नाम दिया? ए और ए. दूसरा प्लांट नेचर में था एजिलॉप्स स्पेल्टोइड्स. एजिलॉप्स स्पेल्टोइड्स. इस पौधे के क्रोमोसोम सेट का नाम दे दो बी और बी. अरे कुछ नहीं, इसी को लिख दो ना, बी और बी. दोनों सेट में 7 क्रोमोसोम है. तो ये भी कैसा है? डिप्लॉइड है, 14 क्रोमोसोम है. नेचर में तीसरा पौधा एजिलॉप्स स्क्वारोसा. एजिलॉप्स स्क्वारोसा ये तीसरा पौधा, इसका क्रोमोसोम सेट है डी और डी.
अरे इसी का नाम रख दो डी और डी। डिप्लॉयड है, 14 क्रोमोसोम है। ये 3 पौधे थे नेचर में, ये तीनों पौधों के हाइब्रिडाइजेशन से एक पौधा बना, ट्राइटिकम एस्टिवम। 2x 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 6x 14 14 14 कितने क्रोमोसोम हो गए? इस तरह हेक्साप्लॉइड बना है। इसीलिए इसके क्रोमोसोम सेट को मैं लिखता हूं, इसके क्रोमोसोम सेट को मैं लिखा करता हूं AA BB, इधर लिख देता हूं AA BB और DD। इसके क्रोमोसोम सेट को लिख देता हूं AA BB और DD, AA BB DD। अरे AA तो हो गए ट्राइटिकम मोनोकोकम के, BB हो गए एजुलोप्स स्पेल्टोइड के, और DD हो गया एजुलोप्स स्क्लेरोसा का। एक A में कितने थे? A नाम के सेट में कितने क्रोमोसोम थे? 7। दूसरे में कितने थे? 7। B में 7 7, D में भी 7, D में भी 7। अरे मतलब ये तीनों पौधों के हाइब्रिडाइजेशन से नेचुरली एक पौधा बना, ट्राइटिकम एस्टिवम। तो 2x 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 हो गया 6x, अब 14 14 14 मिलकर हो गया 42 क्रोमोसोम। हमारा कोई रोल नहीं रहा इसमें बनाने में, इसको ये अपने आप बना है। एक बात ये है अब कि सर ये 6x 42 है तो x की वैल्यू 7 आती है, राइट? तो x को अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था मोनोप्लॉइडी नंबर। क्या कहा था? मोनोप्लॉइडी नंबर। x को मैं आज एक नाम और देता हूं, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। लेकिन ठीक है, चलो सर ये x के पहले जो 6 लिखते हो ये क्या बताता है? x के पहले जो गिनती जो भी लिखूं वो बताता है कितने क्रोमोसोम सेट हैं, कितने क्रोमोसोम सेट हैं। लेकिन अभी बोला था ना x की वैल्यू क्या बताती है? x की वैल्यू 7 आ रही है। अरे x की वैल्यू क्या बता रही है? हर सेट में कितने क्रोमोसोम हैं। माना कि तेरे पास 6 सेट है क्रोमोसोम के, लेकिन हर सेट में कितने क्रोमोसोम? तभी तो x को बेसिक क्रोमोसोम बोला, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। कि माना कि तेरे पास 6 सेट हैं, लेकिन हर सेट में कितने क्रोमोसोम है? 7। तो x की वैल्यू जो आती है वो क्या बताती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेट। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये नेचुरली एक अच्छी खबर बता दूं आपको, आपको इन पौधों के नाम याद नहीं करने हैं, लेकिन ये मुझे बताना इसलिए जरूरी था। अगर ये ना बताता तो कैसे समझाता कि ये हेक्साप्लॉइड कैसे बना। आप ये याद रखो, आप नाम ना याद रखो, आप ये याद रखो नेचर में 3 पौधे थे, तीनों डिप्लॉइड थे, तीनों के पास 14 क्रोमोसोम थे। तीनों के हाइब्रिडाइजेशन से एक हेक्साप्लॉइड प्लांट बना, और 14 14 14 मिलकर कितने हो गए? 42 क्रोमोसोम। सही है? अच्छा, मैन मेड पॉलीप्लॉइड जो है, जो हमने बनाया है, कौन सा? मैन मेड पॉलीप्लॉइड प्लांट हमने जो बनाया उसका नाम सुनो, उसका नाम है ट्रिटिकेल। क्या? ट्रिटिकेल। पहला मैन मेड सीरियल क्रॉप है, पहला मैन मेड। नहीं, इंसान नहीं खाते, यूज किया जाता है एज फॉडर, जानवरों को खिलाते हैं। कैसे बनाया गया वो देख लो, देखो। अरे एक तो ट्रिटिकम एस्टिवम ले आओ ना, ट्राइटिकम एस्टिवम। इसके क्रोमोसोम सेट को क्या लिखा था आपने? AABBDD। 2N है, हेक्साप्लॉइड है, 42 क्रोमोसोम है। एक दूसरा पौधा लिया हमने, राई। अचार उचार में मम्मी डालती है, सब्जियों में डालती है। राई का साइंटिफिक नेम है सीकेल सीरियल। और सुनो, ये डिप्लॉइड है। क्या है ये? डिप्लॉइड। सुनो तो, ये डिप्लॉइड है, इसमें भी 14 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम 1 2 से लेकर 7 क्रोमोसोम का एक सेट, और क्रोमोसोम 1 2 से लेकर 7 तक का दूसरा सेट। दोनों सेट का नाम C और C दे दो। सही है? तो इसका क्रोमोसोम सेट क्या है? CC।
दो सेट हैं, दोनों का नाम सी है और ये डिप्लॉइड है 2n 2x 14 क्रोमोसोम। वैसे ना इनको बनाने की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपके किसी काम की ही नहीं। आपको क्या चाहिए कि ट्रिटिकल बनाया कैसे गया। तो एक पौधा ये, एक पौधा ये, इन दोनों को हाइब्रिडाइज करके हमने बनाया। देखो ना, दोनों को हाइब्रिडाइज करो तो क्या हो जाएगा, ए ए बी बी, अब तो सी सी भी आ गया, डी डी, 2n 6x और 2x 8x, 42 और 15 14 56 क्रोमोसोम। मतलब ये ऑक्टाप्लॉइड है। ये क्या है, ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल। क्या है ये, ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल। इस तरह बनाया हमने। अरे दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करा दो तो क्या बनेगा, ए ए बी बी सी सी डी डी, ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल बन जाएगा। 6x और 2x कितना, 8x, 42 और 14 56। इस तरह हमने बनाया ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल, इन दोनों को जोड़कर। सर नाम कहां से है, अरे ट्रिटिकम का ट्रिटी, सीकेल का केल, क्या हो गया। अरे आप तो ये सुनो, ऐसे ही कुछ लोगों ने रैबेज बनाया था, रेडिस और कैबेज का हाइब्रिड रैबेज। पटैटो और टमाटो का हाइब्रिड पमैटो। ब्रिंजल और टमाटो का हाइब्रिड ब्रोमैटो। शायद वहीं से टमाटो आया है ना, पक्का बायो पढ़ा होगा उन्होंने। ब्रिंजल और टमाटो का ब्रोमैटो, पटैटो टमाटो का पमैटो, रेडिस और कैबेज का रैबेज। ऐसे ऐसे कई बनाए गए हैं। आपको सिर्फ एक जानना था, बता दिया मैंने। क्लियर है, तो पॉलीप्लॉइडी पूरी हो गई, दैट्स ऑल। ये आपके हमारे अगली क्लास में पूरा म्यूटेशन। हाँ क्या बच्चे, क्या मोनोप्लॉइड, एक क्रोमोसोम सेट होना, दैट्स ऑल। अच्छा, क्या पॉलीप्लॉइडी के टॉप में जो लिखा है, वहां लिखा था प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। 2n को क्या 3x के रख सकते हैं, नहीं 2n नहीं लिखेंगे। जो ट्रिप्लॉइड, ओ इधर सुनो, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है। सर ये जो ट्रिप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड और हेप्टाप्लॉइड है, क्या इन्हें 2n लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अरे वो तो गैमीट ही नहीं बना रहे, एन तो 2n गैमीट से रिलेटेड है, तो उन्हें कुछ नहीं लिखेंगे। माइनर का सिलेबस डीएनए रेप्लिकेशन से लेकर आएगा, जहां तक पढ़ा दिया। हाँ डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म आएगा, ठीक है। ऑनलाइन वालों ये लिख लेना, बाय बाय।